कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है 5.1 एक्सरसाइज का। आज हम 5.2 एक्सरसाइज कराने वाले हैं एनसीईआरटी से। 5.1 एनसीईआरटी से कंप्लीट करा दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट ये दोनों कैसे निकालते हैं। मॉडुलस निकालना बहुत इजी है, आर्गुमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो पहले मॉडुलस समझते हैं। जैसे z = a + ib लिखा हुआ है। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर फर्स्ट में मैंने ये बता दिया है, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज को और अच्छी तरह से समझना है तो जो 0.1 एक्सरसाइज मैंने बताई है, 5.1 एक्सरसाइज बताई है, उसको अच्छी तरह से देखो जाके, ठीक है। फिर इस एक्सरसाइज को देखना। अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ z = आएगा रूट रियल पार्ट स्क्वायर, ये रियल पार्ट था, और i के साथ जो भी वैल्यू आती है, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आती है वो इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होता है, तो ये इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस निकालना बहुत इजी है। ये जो था दोनों साइड ये सिंबल लगा दिया, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल रूट, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का एक मॉडुलस निकालना है, तो चलो पहले मॉडुलस निकालते हैं। देखो इधर, मॉड ऑफ z = रियल पार्ट स्क्वायर -1 स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी देखो आयोटा के साथ जो भी आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट इसमें -√3 है, तो -√3 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z = -1 स्क्वायर 1 माइनस ऑफ √3 स्क्वायर 3। सो मॉड ऑफ z = √4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मुझे नहीं लग रहा है इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, ये आंसर आ गया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आर्गुमेंट क्यों निकालें, क्योंकि हर क्वेश्चन में आर्गुमेंट और मॉडुलस और आर्गुमेंट को निकालना है। तो मॉडुलस तो मैंने निकाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आर्गुमेंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। आर्गुमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, और जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसका मतलब आर्गुमेंट कोट वाला आर्गुमेंट नहीं है, ये एंगल वाला आर्गुमेंट है। समझ रहे हो ना, ये आर्गुमेंट का मतलब है एंगल। कैसे आता है ये एंगल, देख लो इधर। पहले जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस वैसे ही है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस होती है। इमेजिनरी एक्सिस वैसे ही है जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कार्टेशियन प्लेन में बाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ था, मैंने सपोज किया कि z = -1 - i√3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू रियल एक्सिस, आयोटा के साथ जो आता है वो इमेजिनरी एक्सिस। इतना क्लियर कर लो पहले। तो ये रियल एक्सिस में हमें चलना है -1, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस होगी, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव रियल एक्सिस होगी, तो नेगेटिव रियल एक्सिस में आ गए -1। क्लियर हुआ होगा। और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट में हमें जाना है √3 का मतलब होता है 1.732। तो बाई एक्सिस में जाना है, बाई एक्सिस का मतलब इमेजिनरी एक्सिस में जाना है 1.732। इमेजिनरी कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे हम। √3 का मतलब हो गया -1.732। तो ओवरऑल मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, -√3। हम यहाँ पे आ गए हैं फाइनली। हम रियल एक्सिस में चले -1 यानी माइनस रियल एक्सिस में, और फिर नेगेटिव था इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस की डायरेक्शन में -√3 चले, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की डायरेक्शन में चले तो, और उसके बाद इसको जॉइंट कर दिया। इसको जो जॉइंट करके वैल्यू आई होगी इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ये होता है मॉडुलस z। मॉडुलस z का मतलब होता है कि ये जो इमेजिनरी और रियल पार्ट से कोऑर्डिनेट बना होता है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो मॉडुलस ऑफ z
एक्चुअल में हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बताता है ये। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकाल दिया या मॉड जेड निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से जो आर्गेंट प्लेन पे, इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन या पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन लिख दिया या पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन पे जो रियल और इमेजिनरी, यहाँ पे भी मैंने लिखा है रियल और इमेजिनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस आती है उसी को मॉडुलस ऑफ जेड या मॉडुलस बोला जाता है। तो मॉडुलस तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल थीटा। तो एंगल हमेशा जानते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लिए जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। तो जितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के प्लेस पे क्या आ गया? पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना रोटेट कर जाएगा वही उसका आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है? जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करने का मतलब रियल और इमेजिनरी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसका ओरिजिन को ज्वाइंट करने से जो लाइन आई है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना एंगल सबटेंड करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम आर्गुमेंट थीटा बोलेंगे। आर्गुमेंट क्या है? एंगल है। अब आर्गुमेंट के बारे में समझते हैं। मुझे लग रहा है मॉड जेड और आर्गुमेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन आर्गेंट या पोलर प्लेन पे कैसे किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम केवल आर्गुमेंट को समझना है, आर्गुमेंट को देखते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट के लिए 4 क्वाड्रेंट में डिवीजन किया जाता है। ले लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले, उसके बाद हम लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फिर लास्ट में हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, अगर रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यानी फर्स्ट वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव है। जैसे होता नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, वैसे इसमें रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है, दोनों ही ग्रेटर है। तो 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वही आर्गुमेंट हो जाएगा। 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू निकल के आएगी वही आर्गुमेंट होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, देख रहे हो ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ये रियल पार्ट है ये नेगेटिव रियल है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और इमेजिनरी पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट अगर नेगेटिव हो जाए और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट नेगेटिव हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव हो जाए, तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा फिर। और सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा तो हम हमेशा पाई माइनस एल्फा लेंगे, तो हमेशा पाई माइनस एल्फा लेंगे। देखो यहाँ तक अगर हम रोटेट कर जाते हैं तो पाई आ जाता है कंप्लीट यहाँ तक, यानी नेगेटिव रियल एक्सिस तक आ जाएंगे तो पाई हो जाएगा। पाई से कुछ कम करना है हमें, अगर पाई से मैंने कुछ कम कर दिया तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो जब भी हमें आर्गुमेंट निकालना है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गेंट प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई माइनस एल्फा। पाई से कुछ कम कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z, यानी जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी नेगेटिव होगा। देखो ये नेगेटिव रियल एक्सिस हो गई और ये भी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव का होगा। दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू हमें लेना है पाई माइनस एल्फा माइनस, यही थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, बाकी तो सब सिंपल है। इसको देखो मैं इरेज कर देता हूँ, ये बातें समझ गए होगे। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल देखो ये थोड़ा बड़ा बनेगा इस तरफ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज में जाते हैं
तो ये एंगल छोटा बन जाएगा। तो लेकिन हमें हमेशा ट्राई करना है कि जितना मिनिमम एंगल बन सकता है उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो 0 से 360 के बीच में अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। मैंने क्या बोला? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो 0 से 360 डिग्री के बीच में अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, इधर देखो, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो 1/2 वैल्यू जानते हो sin 30 की भी होती है, और ये वैल्यू एक बार और रिपीट करेगी। ये वैल्यू 180 - 30 की भी हो सकती है। 1/2 180 - 30 की भी हो सकती है, क्योंकि 180 में चेंज होगा नहीं, sin 30 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1/2 आ गया। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 360 के बीच में अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। ठीक है, तो हर फंक्शन 2 बार वैल्यू रिपीट करता है, लेकिन दोनों एंगल में से जो मिनिमम एंगल बने हमें उसकी वैल्यू लेना है। ध्यान से सुनते जाना सारी बात को, तभी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा पाई माइनस अल्फा माइनस, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्यों आया। देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का हो जाता है। अब एंगल को मेजर करना है, यानी आर्गुमेंट को मेजर करना है। एंगल का मतलब आर्गुमेंट, तो एंगल इस तरफ से देखेंगे तो ये जो एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरफ से अगर क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल छोटा होगा, और हमें हमेशा ट्राई करना है कि एंगल जितना मिनिमम हो जाए उतना अच्छा है। और मैंने ये भी बोला है कि एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 2 बार रिपीट होती है, तो 2 बार जो वैल्यू रिपीट होती है उसमें से एंगल की जो छोटी वैल्यू हो उसे ले लो। ठीक है, तो यहां से एंगल की बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यहां से एंगल की छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हम किस क्वाड्रेंट में हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से अल्फा कर देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तो एंगल छोटा बनेगा, तो मैंने ये कंफर्म कर लिया कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि हमें वही एंगल लेना है जो छोटा एंगल बना है। तो छोटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बन रहा है, तो यही एंगल लेना है, ये मैंने कंफर्म कर लिया है। इस एंगल को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस एंगल को कैंसिल कर दिया। अब ये एंगल क्या है? इस तरह से जब रोटेट कर रहे होंगे तो 180 से कुछ कम होगा, 180 से कुछ कम ही तो एंगल बनेगा। ये एंगल 180 हो जाता है, मैंने यहीं पे जाके स्टॉप कर दिया, तो ये एंगल 180 से कुछ कम हो गया, इसीलिए लिख दिया मैंने पाई माइनस अल्फा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से कुछ कम कर दिया, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। लेकिन मैंने माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, और इस एंगल को ले लिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आ गया। क्लॉकवाइज मैंने क्यों लिया उसका रीजन मैंने बता दिया है कि एंगल को हमें मिनिमम लेना है। तो इस तरफ से बड़ा एंगल आ रहा था, लेकिन इस तरफ से लेंगे तो छोटा एंगल आ जाएगा, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लिया और वैल्यू आ गई पाई माइनस अल्फा। माइनस साइन मैंने क्यों लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। माइनस साइन लेने का मेन रीजन था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते तो एंगल बड़ा आता, और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल छोटा आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिए नहीं जाते, हर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, लेकिन इसको मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, इसलिए माइनस साइन आ गया। बात समझ में आ रही होगी। जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मुझे लग रहा है मैंने जितना एक्सप्लेन किया है उसे समझ गए होंगे। तो फर्स्ट डायरेक्ट लिखना है, सेकंड में पाई माइनस अल्फा लिखना है, क्योंकि सेकंड में से पाई से कुछ कम हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा माइनस आ गया, ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट कैसा है, नेगेटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव। रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है मतलब लेस देन 0। तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा के इक्वल आएगी। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसमें भी 2 ऑप्शन है मेरे पास,
ये एंगल आएगा कुछ, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक ऑप्शन है कि हम इतना रोटेट कर जाएं, और दूसरा ऑप्शन है एंगल तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। एक ऑप्शन था कि इतना रोटेट कर जाएं, दूसरा ऑप्शन है कि इतना रोटेट कर जाएं। हमें हमेशा एंगल को मिनिमम से मिनिमम लेना है, जितना छोटा हो सकता है, जितनी छोटी वैल्यू हो सकती है उतना लेना है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। नॉर्मली एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया इसलिए माइनस आ गया। डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि हमें एंगल को मिनिमम लेना था, ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने माइनस अल्फा ले लिया। अब 5.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकालते हैं। हमने इसमें मॉडुलस को निकाल दिया था। आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये एक एंगल की वैल्यू होती है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। ये थीटा के इक्वल होता है, और थीटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलके बना है, रियल पहले आता है और आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी आता है। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। आर्गुमेंट का मतलब मैंने क्लियर कर दिया था, एंगल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना था? -√3, और रियल पार्ट ऑफ जेड था -1, तो माइनस से माइनस कट हो गया, tan इनवर्स √3 आ गई। उससे पहले एक चीज़ हमें लिख देना है कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो भी नेगेटिव है और रियल पार्ट ऑफ जेड है वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हमें जो आंसर लिखना है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है पाई माइनस √3 का वैल्यू किस एंगल के लिए होता है? π/3 यानी 60 डिग्री के लिए होता है। लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ गए। कैसे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, अगर इस तरफ से चलेंगे तो बड़ा एंगल हो जाएगा, तो ये इस तरफ से हम नहीं चलेंगे, हम क्लॉकवाइज में चलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। जिसको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है तो वो डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकता है, पाई माइनस अल्फा और माइनस साइन लगा दो। जिनको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा एक बार फिर से देख लो, एक बार, लेकिन मैंने बता दिया है एक बार, ठीक है, पीछे बताया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। तो इस तरफ से एंगल लेंगे तो बड़ा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो हम इस तरफ से लेते हैं तो छोटा एंगल होगा, ठीक है। छोटा एंगल होगा तो पाई से कुछ कम है, इस तरफ से जाएंगे तो पाई यहाँ पे कंप्लीट होगा, पाई से कुछ कम है तो पाई माइनस कर दिया, ठीक है। देखना है कि tan में किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है, तो π/3 यानी 60 डिग्री के लिए होती है, π/3 लिख दिया। लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नॉर्मली एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में होता है, इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट आ जाए तो हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है? माइनस पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाए तो पाई माइनस अल्फा याद रखना है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए तो डायरेक्ट एंगल लिखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए तो एंगल तो लिखना है लेकिन उसमें नेगेटिव साइन को लगा देना है, ठीक है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कट हो गया तो माइनस पाई माइनस π/3। अब एक डाउट आ सकता है यहाँ पे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो पढ़ा था कि tan इनवर्स से tan तभी जाएगा जब रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो केवल ये कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई होगा, उससे बाहर जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट नॉर्मल चलेंगे। थीटा इज इक्वल टू माइनस सॉल्व किया तो वैल्यू 2π/3 आ गई। तो इस तरह से हम आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। तो आर्गूमेंट के लिए जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालने के लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा माइनस साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट एंगल लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट एंगल लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एंगल तो लिखेंगे लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इधर अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √4 आएगा और √4 का वैल्यू 2 होता है। अब आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड।
आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालने से पहले देख लो कि इमेजिनरी पार्ट भी कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन ज़ीरो, दोनों ही ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी ये कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, tan इनवर्स आर्गूमेंट का मतलब एंगल, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो भी आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो 1 है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड इसमें √3 है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी एंगल की वही आंसर हो जाएगा tan। अब 1/√3 ये वैल्यू होती है π/6 एंगल की, यानी 30 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट आर्गूमेंट और मॉडुलस निकाल सकते हैं। आर्गूमेंट को डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा और डायरेक्ट भी लगेगा। ठीक है, तो मॉडुलस और आर्गूमेंट जो मैंने निकाला है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को जॉइंट करेंगे, आर्गूमेंट और मॉडुलस को एक साथ लेके आएंगे, उससे एक नया फॉर्म बनेगा, पोलर फॉर्म। उसके चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने सेकेंड क्वेश्चन कराया था जिसमें था √3 + i, ये क्वेश्चन था सेकेंड वाला क्वेश्चन, जिसमें आर्गूमेंट और मॉडुलस निकालना था। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन बुक में क्वेश्चन जो है उसमें √3 ना लिखा होके -√3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन करा दिया है वो √3 + आयोटा है, और बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें माइनस है, मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। तो परेशान मत होना, इस सेकेंड क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के लास्ट में बता देंगे। जब ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें उसके लास्ट में ये सेकेंड वाला क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। वैसे ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा अपनी तरफ से। अभी इस मेथड को देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज इन पोलर फॉर्म। तो ये जो नंबर हैं इनको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। पोलर फॉर्म 2 ही चीज़ों से बना होता है, एक मॉडुलस से और सेकंड आर्गूमेंट से। अगर मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना आ गया तो पोलर फॉर्म में फिर कुछ नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। इसमें -1 + आयोटा लिखा हुआ है। अब इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं, तो इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसका पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा + i sin थीटा। पोलर फॉर्म हमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है और कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सेस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो थीटा यानी आर्गूमेंट से पता चलेगा। आर्गूमेंट का मतलब थीटा, कंफ्यूजन मत रखना। आर का मतलब मॉड ऑफ जेड होता है। ठीक है, आर का मतलब मॉड ऑफ जेड, तो आर लिख दो या मॉड जेड लिख दो, एक ही बात है। अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो हम मॉड जेड लिख दे रहे हैं। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम मॉड जेड की वैल्यू निकाल दें और थीटा की वैल्यू निकाल दें तो मेरा पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। ये 2 अननोन है मेरे लिए, मॉड ऑफ जेड और थीटा, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको यहीं पे छोड़ दिया है, तो मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं। इसको मैंने अभी सपोज कर लिया ये जेड है, तो मॉड ऑफ जेड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ओवरऑल वैल्यू आ गई √2। तो मॉड ऑफ जेड आ गया। आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल देते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका फॉर्मूला तैयार कर लेना। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है वो 1 है, 1 आ गया। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ जेड -1 है, तो -1 आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, रियल पार्ट अगर नेगेटिव होता है, रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव होता है, रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। तो जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमेशा पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस थीटा।
पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स -1। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम वैल्यू को चेक करेंगे तो पाई -1 की वैल्यू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, यानी 1 की वैल्यू tan फंक्शन के लिए होगी π/4, ठीक है। और इसके आगे tan तो बिल्कुल लगाना ही हमें। चेक कर लेते हैं, tan पाई माइनस π/4 tan π/4 आएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू -1 आ जाएगी। तो tan इनवर्स से tan कट हो गया, पाई माइनस π/4 और वैल्यू आ गई 3π/4। तो मैंने थीटा यानी आर्गुमेंट भी निकाल लिया और मॉडुलस भी निकाल दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, देखो -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड जेड का वैल्यू आ गया था √2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3π/4 होता है प्लस आई साइन थीटा सेम निकाल लिया 3π/4 होता है। अगर हम मॉड जेड में प्लस माइनस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम मॉड जेड निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा निकालेंगे। ये पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म में मॉड जेड और थीटा अननोन है, वैल्यू प्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो, 6 तो -1 लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन में बोला है पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। -1 + 0 × आयोटा, ठीक है। ये a + IB का फॉर्म आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसके बाद मॉड जेड निकालते हैं, तो मॉड जेड क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ओवरऑल वैल्यू 1 आएगी। ये मॉड ऑफ जेड हो गया। अब हमें देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। रियल पार्ट ऑफ जेड <0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कुछ भी नहीं है, यानी 0 के इक्वल है। कोई भी ऐसी एक्सिस या क्वाड्रेंट जिसमें रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव हो जाए और इमेजिनरी 0 हो जाए, तो देखो इधर ये रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है और ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। अब बोला है कि जो इमेजिनरी है वो तो 0 है, यानी ये नेगेटिव रियल एक्सिस है और इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो मतलब ये नेगेटिव रियल एक्सिस ही होगी। इमेजिनरी नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस ही रखना है। <0 है, कुछ वैल्यू है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब रियल एक्सिस ही होगी। तो जब ये रियल एक्सिस है तो इसका मतलब ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए ये वैल्यू आएगी, ठीक है, नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए आएगी। तो अब हम इसके लिए आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो पहले तो हमें पता करना होता है किस क्वाड्रेंट में है या एक्सिस पे है। तो आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, रियल पार्ट हो गया -1, तो tan इनवर्स 0 ही आएगा, वैल्यू 0 आएगा। लेकिन ये हमें रोटेशन दे रहा है 180 डिग्री का। नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए रोटेशन कितना होगा 180 डिग्री का, तो tan इनवर्स 10π + 0 आएगा, ठीक है। अगर आगे कुछ जाता तो पाई प्लस आता, पीछे जाता तो पाई माइनस आता, ठीक है। तो पाई माइनस भी लिख सकते हैं, पाई प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई से कुछ 0 को माइनस करो तब भी 0 आता है, प्लस आता है तब भी करो। वैसे फॉर्मूला ये होता है पाई -0 का, तो tan इनवर्स से tan चला गया और आंसर पाई आ गया। तो पोलर फॉर्म निकाल लेते हैं फाइनली। पोलर फॉर्म निकाल दिया तो पोलर फॉर्म आएगा -1 + 0 × आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। फॉर्मूला याद रखना पोलर फॉर्म का, cos थीटा + आई साइन थीटा। केवल वैल्यूज़ को पुट करना है। मॉड ऑफ जेड का वैल्यू 1 cos π + आई साइन π, ठीक है। इसको सॉल्व मत कर देना, वापस ये आ जाएगा, बस हमें एक्सप्रेस करना है। पोलर फॉर्म से हमें ये पता चल जाता है कि क्या आर्गुमेंट होगा, यानी एंगल कितना बनाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस से और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। ये फॉर्म केवल रिप्रेजेंट करता है, सॉल्विंग नहीं करना है। बस यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। 8th का सॉल्यूशन देखेंगे हम। 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल आयोटा लिखा है, तो जेड को मैंने आयोटा लिख दिया।
अब ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना ली, क्वेश्चन में बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिख दिया 0 + 1 इंटू आयोटा। मॉड जेड निकाल लेंगे, ठीक है। मॉड जेड निकालना तो काफ़ी सिंपल है, 0² 1² √1 वैल्यू 1 आ गई, मॉड जेड आ गया। अब हमें देखना है कि ये एक्सिस या क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करता है, तो इसके लिए जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो तो 0 हो गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वैल्यू आती है वो इसमें 1 आ रही है, 1 का मतलब >0 है। कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं, तो ये पॉजिटिव रियल, ये नेगेटिव रियल, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस और ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड >0 है और रियल में कुछ जाना नहीं है, इसका मतलब ये एक्चुअल में बाई एक्सिस होगी या फिर जो इमेजिनरी ऑफ जेड होगी वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल सबटेंड करना स्टार्ट होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा थीटा = tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू देखो इसमें 1 आ रहा है और ये जो रियल पार्ट है इसका वैल्यू इसमें 0 आ रहा है, तो ये थीटा यानी आर्गुमेंट का वैल्यू हो गया। tan इनवर्स नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स tan π/2 हो गया। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस थी तो एंगल रियल एक्सिस से ही मेजर किए जाते हैं, आर्गेंट प्लेन पे या पोलर प्लेन पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। tan इनवर्स से tan कट हो गया, π/2। अब हमें आर्गुमेंट भी मिल गया है और मॉडुलस भी मिल गया है, पोलर फॉर्म बना लेते हैं। पोलर फॉर्म आ गया, तो 0 + 1 इंटू आयोटा = मॉड ऑफ जेड। फॉर्मूला जरूर याद रखना, cos थीटा + i sin थीटा, बस एक्सप्रेस करना होता है, मतलब मॉड की और आर्गुमेंट की वैल्यू पुट करनी होती है। 1 cos π/2 + i sin π/2, तो फाइनल आंसर आ गया cos π/2 + i sin π/2। 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन में जो लिखा था √3 + i, ये मैंने लिखा था और बुक में लिखा हुआ है माइनस, तो चलो हम इस क्वेश्चन को और एक बार बता देते हैं माइनस साइन लगा के। क्वेश्चन में मॉडुलस और आर्गुमेंट को निकालना था, पहले माइनस साइन नहीं लगाया था, अब माइनस साइन लगा लिया। अब क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहले बिना माइनस साइन से लगा दिया, वो भी क्वेश्चन करेक्ट है, उसको भी देख सकते हो। माइनस साइन लगा दिया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो अब देखते हैं मॉडुलस निकालते हैं। इसका मॉडुलस निकालना बहुत सिंपल है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होगा और इमेजिनरी पार्ट 1 था, आयोटा के साथ 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू = मैंने लगा दिया है, तो वैल्यू आ जाएगी √4 यानी 2 आ गया। ये मेरा मॉडुलस आ गया। अब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हमें दो चीज़ें देखना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा आ रहा है। रियल पार्ट ऑफ जेड तो इसमें नेगेटिव आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड >0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये पॉजिटिव रियल है, ठीक है, ये पॉजिटिव इमेजिनरी है, ये नेगेटिव रियल है और ये नेगेटिव इमेजिनरी है। तो नेगेटिव रियल है और पॉजिटिव इमेजिनरी है, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है थीटा और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये फॉर्मूला तो याद होगा। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू देखो इसमें 1 हो गया और रियल पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू हो गया -√3। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स, अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जानते हो पाई माइनस एल्फा आता है। एल्फा का मतलब हो गया कि 1/√3 tan के किस एंगल के लिए वैल्यू होती है। 1/√3 वैल्यू होती है π/6 यानी 30 डिग्री के लिए वैल्यू। तो tan इनवर्स से tan कट होगा, पाई माइनस π/6। हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 5π/6। अब हमें आर्गुमेंट भी मिल गया है और मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया है। क्वेश्चन को केवल यहीं तक करना था। अगर पोलर फॉर्म निकालना होता तो फॉर्मूला यूज कर लेते, मॉड ऑफ जेड cos थीटा + i sin थीटा। थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते, थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है
और मॉड ऑफ जेड के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते। ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो 5.3 एक्सरसाइज पे होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका पूरा नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओ कि क्या क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो भी मुझे बताओ, ठीक है। अब हम आगे जो टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएंगे और इसके बाद एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है उसको भी बताएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।